हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है चैप्टर 4 का वन शॉट वीडियो देखने वाले हैं। चैप्टर 4 में हर दूसरा टॉपिक जो है वो इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे डेरिवेशंस हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो ये चैप्टर को आप लोगों को बहुत अच्छे से करना है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहला टॉपिक इज मैग्नेटिक फोर्स। अब कोई भी चार्ज पार्टिकल Q जब v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है, सपोज मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रहा है, ठीक है, दिस चार्ज इज Q। तो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगाती है विच इज Q इंटू वी क्रॉस बी। तो ये फोर्स होता है वेक्टर फॉर्म में, उसका मैग्नीट्यूड आपको यहाँ पे गिवन है, दिस इज क्यू वी बी साइन थीटा, पर थीटा इज द एंगल बिटवीन v एंड b। ठीक है, b मैग्नेटिक फील्ड है, v वेलोसिटी है, q चार्ज है, f फोर्स है। तो इतना फोर्स इस पे लगता है और डायरेक्शन जो है हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल आप यूज करो। वेलोसिटी के डायरेक्शन में आपको फिंगर्स रखनी है और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फिंगर्स आपकी कर्ल होनी चाहिए, घूमनी चाहिए। तो देखो, अगर मैं फिंगर्स को ऐसे रखता हूँ तो वेलोसिटी ऊपर है तो फिंगर्स को ऊपर रख दिया, पर मेरी फिंगर जो कर्ल हो रही है वो तो अंदर की तरफ हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर। तो हम हाथ को ऐसे रखेंगे कि वेलोसिटी के डायरेक्शन में फिंगर्स, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल हो रही है, अंगूठा अंदर जा रहा है, तो फोर्स का डायरेक्शन जो है वो अंदर की तरफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज याद रखनी है आप लोगों को कि फोर्स इज पैरेलल टू v क्रॉस b if q is positive and force is anti-parallel to v cross b if q is negative। मतलब इसी डायग्राम में, ये वाला डायग्राम में, अगर मान लो चार्ज पार्टिकल नेगेटिव होता, इलेक्ट्रॉन होता, तो v क्रॉस b करने के बाद अंगूठा कहाँ जा रहा है, अंदर। नेगेटिव चार्ज होता तो फोर्स कहाँ लगता है, बाहर। तो डायरेक्शन उल्टा कर देना, इसलिए यहाँ पे लिखा है एंटी पैरेलल। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज बताता हूँ। फोर्स क्योंकि होता है Q इंटू वी क्रॉस बी, इसीलिए फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एज वेल एज फोर्स इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि ये जो अंगूठा है ये इन फिंगर से और इस डायरेक्शन से दोनों से परपेंडिकुलर है, मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से फोर्स परपेंडिकुलर है। तो फोर्स अगर वेलोसिटी से परपेंडिकुलर होगा तो वो डिस्प्लेसमेंट से भी परपेंडिकुलर होगा, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब परपेंडिकुलर होते हैं तो वर्क डन क्या होता है, जीरो। तो ये याद रखना, अगर आपको एग्जाम में पूछा आता है कि वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन इज जीरो, तो ये आपको रीजन आपको ये लिखना होगा। दूसरा, वर्क डन अगर जीरो है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, जीरो। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज अगर जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही, मतलब क्या हो गई, कांस्टेंट। और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो हाफ एम वी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, हाफ एम वी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है मतलब स्पीड कॉन्स्टेंट। मास और टू तो वैसे कॉन्स्टेंट होता है, तो स्पीड कॉन्स्टेंट है। तो आपको कोई भी रीज़न पूछा जा सकता है कि चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है तो उसकी स्पीड कांस्टेंट क्यों होती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट क्यों होती है, या मैग्नेटिक फील्ड उस पर वर्क डन क्यों नहीं करती, सबका रीज़न यही है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट है दैट इज टेस्ला। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखनी है। दिस इज SI यूनिट एंड CGS यूनिट इज गॉस, और 1 टेस्ला जो होता है वो होता है 10⁴ गॉस, या फिर 1 गॉस इज 10⁻⁻4 टेस्ला। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। लॉरेंस फोर्स। जब दोनों फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, तो लॉरेंस फोर्स जो होता है वो होता है वेक्टर सम ऑफ बोथ द फोर्सेस, Q इंटू ई प्लस Q इंटू वी क्रॉस बी। ठीक है, ये तुम्हारा क्रॉस है। तो ये जो है इक्वेशन लॉरेंस फोर्स की होती है। इनमें से कोई भी अगर फील्ड एब्सेंट है, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो ये फॉर्मूला लॉरेंस फोर्स का हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट इज फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा वो पता करना है। करंट का डायरेक्शन जो है वो इस तरफ यहाँ पे गिवन है आपको, दिस इज I। ठीक है, करंट अगर इधर जा रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन ऑपोजिट हुआ। अभी जो मैंने आपको पढ़ा है उसके बेसिस पे वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की उधर है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, तो वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, तो फोर्स कहाँ लगना चाहिए, अंदर। पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स कहाँ लगेगा, बाहर। तो
एक इलेक्ट्रॉन पे अगर फोर्स बाहर लग रहा है तो सारे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स बाहर लग रहा है, मतलब कंडक्टर पे ओवरऑल फोर्स बाहर लग रहा है, जो कि यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, अब ये फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, तो फोर्स का फॉर्मूला है Q इंटू वी क्रॉस बी, और ये जो Q है ये टोटल चार्ज है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, सपोज इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है दैट इज A, तो लेट स्मॉल n बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, n, तो जो Al वॉल्यूम है उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं NaL। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पे अगर चार्ज E है तो NaL इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना होगा, तो चार्ज की वैल्यू आती है NaLe। ये चार्ज की वैल्यू आप यहाँ पे रख दो, दिस इज NaLe इंटू वी क्रॉस बी। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि NeAVD ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिख सकते हैं। तो NeAVD जो है वो करंट होता है, तो दिस इज L इंटू आई क्रॉस बी। और अगर आपको करंट को यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, I इंटू एल क्रॉस बी। ठीक है, तो ये हो गया फोर्स आपका वेक्टर फॉर्म में, और मैग्नीट्यूड जो है यहाँ पे लिखा हुआ है BIL साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, करंट का जो डायरेक्शन देखना इजी रहता है, तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो है थीटा। ओके, एकदम सिंपल है, आपको बस स्टेटमेंट्स लिखने होंगे। नेक्स्ट इज मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में कैसे मूव करता है वो डिपेंड करता है इस फॉर्मूला पे, क्योंकि फोर्स लगता है QVB साइन थीटा। अगर चार्ज की वैल्यू फिक्स है, वेलोसिटी फिक्स है, B फिक्स है, तो किस पे डिपेंड करेगा, थीटा। तो लिखा है पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द एंगल एट विच इट इज एंटरिंग। और इसके बेसिस पे हमने यहाँ पे 3 केस लिए हैं। सबसे पहला केस है थीटा इज 0 और 180, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एंगल इज 180, यहाँ पे थीटा इज 180 और यहाँ पे थीटा इज 0। तो जब आप यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 या 180 रखोगे तो दोनों ही केस में फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, 0। साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है, तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई, 0। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा। इसका मतलब चार्ज जैसे मूव कर रहा था वो उसी डायरेक्शन में आगे मूव करेगा। यहाँ पे वो ऐसे मूव कर रहा है तो वो इसी डायरेक्शन में आगे जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई फोर्स नहीं एक्सर्ट कर रही है, तो पाथ हो गया स्ट्रेट लाइन। सॉरी, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलता है। सेकंड केस, थीटा इज 90 डिग्री। इस फॉर्मूला में थीटा को 90 रखोगे तो ये हो जाएगा QVB। ये फोर्स मैक्सिमम फोर्स होता है क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू इज 1। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ है, ठीक है, पूरे प्लेन में। चार्ज पार्टिकल जो है वो सपोज इस डायरेक्शन में एंटर कर रहा है विद सम वेलोसिटी v और चार्ज है पॉजिटिव, तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो फोर्स कहाँ लगा, ऊपर। ये फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है और ये इससे परपेंडिकुलर है। हमें पता है कि जब फोर्स वेलोसिटी से परपेंडिकुलर होता है तो वो उसकी स्पीड को नहीं बढ़ाता, कांस्टेंट रखता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। तो वो क्या करता है, स्पीड को तो कांस्टेंट रखता है पर डायरेक्शन को चेंज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन हो रहा है चेंज। फिर से अगर आप इस पॉइंट पे देखोगे तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी और मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि अंदर की तरफ है तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स होगा ऐसे। तो ऑलवेज द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, जिसकी वजह से सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है और ये प्रोसेस चलता रहता है और पार्टिकल जो है वो पूरा सर्कल कंप्लीट करता है। तो यहाँ पे पाथ हो जाता है हमारा सर्कुलर, ठीक है। अब अगर हम रेडियस की बात करें तो देखो, रेडियस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो फोर्स है जो सर्कल के सेंटर की तरफ लग रहा है विच इज मैग्नेटिक फोर्स, दिस फोर्स इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे लिखूंगा यार मैग्नेटिक फोर्स इज बिहेविंग लाइक अ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो QVB इज इक्वल टू mv² बाई आर।
सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, तो यहाँ से हमें आर की वैल्यू मिल जाती है mv/qb। एक v कैंसिल हो जाएगा, आर की वैल्यू मिल जाएगी mv/qb। ये है रेडियस, ठीक है। अगर हमें फाइंड करना है टाइम पीरियड फाइंड करना है, ठीक है, तो रेडियस का फॉर्मूला इज mv/qb। टाइम पीरियड हो जाएगा t इज टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस है 2πr, स्पीड है v, तो ये हो जाएगा 2π, v की वैल्यू रख दो mv/q, सॉरी r की वैल्यू रख दो यहाँ से, और ये v से v कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 2πm/qb। तो ये हो गया टाइम पीरियड, मतलब सर्कल पूरा कंप्लीट करने का टाइम। तभी यहाँ पे हमने डिस्टेंस में सर्कमफ्रेंस लिया। टाइम अगर पता तो फ्रीक्वेंसी होती है 1/टाइम, तो ये हो जाएगा qb/2πm, और ओमेगा जो की होता है 2πf, तो ये 2π को आप इधर भेज दो तो ओमेगा हो जाएगा qb/m, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूलाज जो हैं आप लोगों को पता होने चाहिए। रेडियस के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मास इनटू वेलोसिटी को हम लोग मोमेंटम भी लिख सकते हैं। मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करना तो इट इज़ √2m के, और काइनेटिक एनर्जी इज वर्क डन विच इज चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये जो 4 फॉर्मूलाज हैं ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं। और अगर आपको ये पता करना है कि पी की वैल्यू ये कैसे लिखी, तो आप जो है जो रेगुलर वीडियोस हैं, 1-1 घंटे के वीडियोस हैं, उनको देख सकते हो, उसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड केस जिसमें हम लोग थीटा की वैल्यू को लेते हैं 90 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट इज थीटा is any angle other than 0, 90 और 180। इन 3 एंगल के अलावा थीटा कोई भी एंगल हो सकता है। तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है? थीटा, ठीक है। तो वेलोसिटी का ये कंपोनेंट हो जाएगा v cos थीटा, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा v sin थीटा। तो देखो v cos थीटा जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, जब वेलोसिटी, मतलब ऐसा आप अज्यूम करो कि अब 2 पार्टिकल से एक पार्टिकल v cos थीटा से मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हमारा पहला केस होता है जहाँ पे थीटा इज 0, कि पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो उस केस में पाथ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और ये वेलोसिटी जो है मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है, तो पाथ कैसा होता है? सर्कुलर। अब यहाँ पे इन दोनों का मिक्सचर है, तो पाथ हो जाता है हेलिकल, जो कि यहाँ पे तुम्हें दिखाया हुआ है, ठीक है। अब देखो, ये जो सर्कुलर पाथ है ये इसके वजह से बन रहा है, और जो स्ट्रेट लाइन है वो इसके वजह से बन रहा है। तो यहाँ पे 2 टर्म्स है, एक पिच और दूसरा रेडियस। रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ पूछते हैं या फिर पिच पूछते हैं। तो पिच की बात करते हैं। तो पिच क्या होता है? पिच इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विच इज कवर्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इन 1 साइकिल। एक साइकिल में वो कितना आगे मूव कर रहा है, कितना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम। हॉरिजॉन्टल स्पीड है v cos थीटा, या फिर यूं कह सकते हो कि जो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ v cos थीटा। तो स्पीड हम लोग लिखेंगे v cos थीटा। टाइम का फॉर्मूला अभी हमने देखा, दैट इज 2πm/qb। तो ये हो गया पिच का फॉर्मूला। अब रेडियस की अगर हम बात करें, रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ, ठीक है, तो रेडियस का फॉर्मूला होता है mv/qb। क्या लिखा है मैंने? mv/qb। और v जो रेडियस है वो किसकी वजह से हो रहा है? v sin थीटा। तो जहाँ पे v की जगह हम लोग लिखेंगे v sin थीटा, तो ये हो जाएगा mv sin थीटा/qb। तो यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो दिस इज v परपेंडिकुलर, ठीक है, जिसके वजह से रेडियस का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये 2 टर्म्स है, और ये आप लोगों को पता होना चाहिए। लास्ट एग्जाम में बोर्ड में तो यही पूछा था कि जब पार्टिकल किसी भी एंगल पे एंटर करता है तो पाथ कैसा होगा, तो आपको बस लिखना था हेलिकल पाथ। तो इजी पेपर था। नेक्स्ट इज वेलोसिटी सिलेक्टर। तो वेलोसिटी सिलेक्टर जो है ये बता रहा है कैसी कौन सी वेलोसिटी होनी चाहिए जिसमें पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो, अनडिविएटेड पास होता है इन प्रेजेंस ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड डॉट है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो है जब वो
इस लाइन पे मूव कर रहा है तो वो कंटिन्यूसली कब मूव करेगा, जब इस पे दोनों फोर्सेस बैलेंस करेंगे। देखो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लगेगा, और मैग्नेटिक फोर्स देखो पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है तो अंगूठा कहाँ गया, नीचे, तो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है नीचे। दोनों को बैलेंस कर दो तो एफ ई इज इक्वल टू एफ एम मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है क्यू इंटू ई, मैग्नेटिक फोर्स होता है क्यू वी बी। ठीक है, क्यू से क्यू कट जाएगा, यहाँ से हमें वी की वैल्यू मिल जाएगी ई बाई बी। तो इस वेलोसिटी पे अगर चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, अदरवाइज उसका पाथ कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा है तो ऊपर जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा है तो नीचे जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया वेलोसिटी सिलेक्टर। नेक्स्ट इज बायट-सावर्ट लॉ। अब बायट-सावर्ट लॉ में बताता है कि कोई भी करंट कैरिंग वायर जो है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है और ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो ये हमारा हो गया एक करंट कैरिंग वायर। ठीक है, अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो आप सिंगल एक वायर बना सकते हो, ये करंट कैरी कर रहा है, बैटरी वगैरह नहीं बताना है तो चलेगा। ठीक है, अब इस वायर पे हमने एक स्मॉल लेंथ कंसीडर करी है, दिस लेंथ इज डी एल। ठीक है, और करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो वेक्टर डी एल का डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ होगा, तो डी एल वेक्टर और आर वेक्टर, या आर वेक्टर है उसके बीच का एंगल कितना है, थीटा। इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी पी पॉइंट पे, विच इज एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द डी एल। तो बायट-सावर्ट लॉ कहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी पी पॉइंट पे वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है करंट पे कितना फ्लो हो रहा है, वो डिपेंड करती है एलिमेंटल लेंथ ऑफ द वायर, वो डिपेंड करती है साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द एलिमेंटल लेंथ वेक्टर एंड द रेडियस वेक्टर, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। और इन सबको मिक्स करता है तो हमें मिलता है डी बी इज प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और कांस्टेंट जो होता है वो के होता है विच इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में के की वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, वेयर म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस जिसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 का पावर -7, यूनिट इज टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। ठीक है, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको वेक्टर फॉर्म में भी बता देता हूँ मैं, ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो dB की ये वैल्यू है, तो dB को अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो म्यू नॉट और I को ऐसे रहने दो, 4 पाई आर स्क्वायर को ऐसे रहने दो। dl साइन थीटा को मैं क्या लिखता हूँ, सुनना अच्छे से। देखो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर भी होता है ए बी साइन थीटा, तो ये हो जाएगा वेक्टर dl क्रॉस यूनिट वेक्टर r इज a क्रॉस b है तो मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द टू। dl और r के बीच में जो एंगल हो कितना है, थीटा, तो ये हो गया साइन थीटा, तो ये हो गया dl साइन थीटा। तो dl साइन थीटा की जगह मैं ये रख सकता हूँ, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज 1। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस इज वेक्टर dl क्रॉस यूनिट वेक्टर r। ये होता है मैग्नेटिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। कभी कभी यहाँ पे वेक्टर होगा तो नीचे क्यूब होगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर इज वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो आपको फॉर्मूला जो है वो ऐसे भी हो सकता है, दिस इज म्यू नॉट आई dl वेक्टर क्रॉस वेक्टर r अपॉन 4 पाई r क्यूब। तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में है। ठीक है, और टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए आप इंटीग्रेशन कर दो, बस यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दो तो आप लोगों को टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया बायट-सावर्ट लॉ। स्टेटमेंट्स आपको लिखने होंगे और फिर ये चीज़ें लिखनी होगी। ठीक है, और वेक्टर फॉर्म में पूछा हो तो वेक्टर फॉर्म में आपको मेंशन करना है। अब बायट-सावर्ट लॉ की एप्लीकेशन है। अब ये एकमात्र एप्लीकेशन है जो कि पूछी जाती है और इम्पॉर्टेंट भी है, और आपको फिर ऐसा भी पूछ सकते हैं कि सर्कल है उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी, वो पता करो यूजिंग बायट-सावर्ट लॉ। तो मैं फटाफट पहले ये बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है, एक स्मॉल लेंथ कंसिडर करनी है। ठीक है, और ये डिस्टेंस रेडियस है, और आप अगर करंट आपका ऐसे जा रहा है तो आप करंट के डायरेक्शन में टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये dl का डायरेक्शन हुआ। ठीक है, मतलब ये डायरेक्शन है dl का, और ये वेक्टर r जो है वो
डीएल से जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं उस तरफ होता है, तो वेक्टर आर नीचे की तरफ है, तो इनके बीच में एंगल हुआ 90 डिग्री। तो अगर बाइट साउट लो यूज़ करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। एंगल 90 डिग्री है तो साइन 90 इज 1, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई डी एल 4 पाई आर स्क्वायर। इस छोटे से लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इतनी है, तो इस पूरे सर्कल की वजह से कितनी होगी, तो सिर्फ इंटीग्रेट करना है, तो ये हो जाएगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ डी एल हो जाएगा 2 पाई आर, क्योंकि ऐसे डी एल लेंथ जितने भी आप ऐड करोगे तो आपको सर्कमफ्रेंस मिलेगा, दैट इज 2 पाई आर। सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। सर्कल के सेंटर पे ये मैग्नेटिक फील्ड होती है। अगर सेमी सर्कल होता तो यहाँ पे 2 पाई आर की जगह पाई आर होता, बस आंसर सब कुछ सेम है। तो ये मैंने आप लोगों को शॉर्ट में बता दिया। अब आपको जो है एक्सेस पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं वो भी बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक स्मॉल लेंथ कंसिडर करी यहाँ पे। अब आप इसको अगर ऐसे इमेजिन करो तो ये जो कॉइल है वो ऐसे है, तो इसीलिए टेंजेंट जब बनाओगे ऊपर तो ऐसे डीएल वेक्टर बाहर की तरफ है, ठीक है। और ये डीएल वेक्टर बोर्ड में ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है, ये बोर्ड से बाहर निकल रहा है। और यहाँ पे सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे इधर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी आप देखो डीएल वेक्टर से बाहर निकल रहा है, तो डीएल और आर के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पे दिस एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है, ध्यान रखना। ये डिस्टेंस एक्स है, ये आर है, और ये रेडियस कैपिटल आर है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें इस पॉइंट पे फाइंड करनी है उस डीएल की वजह से, तो फॉर्मूला तो यही है, मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके डायरेक्शन की बात करते हैं। डायरेक्शन फाइंड करना है तो डीएल क्रॉस आर करना पड़ेगा। डीएल जा रहा बाहर, आर हॉरिजॉन्टल नहीं है, थोड़ा टिल्टेड है, तो जब आप डीएल क्रॉस आर करोगे तो अंगूठा भी आपका वर्टिकल नहीं रहेगा, थोड़ा टिल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्शन हो गया डीबी का। अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। यहाँ पे मैं जो थीटा ले रहा हूँ वो ये है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, क्योंकि इससे परपेंडिकुलर ये है और हॉरिजॉन्टल लाइन से परपेंडिकुलर ये है, तो ये हो जाएगा डीबी कॉस थीटा और इधर साइड हो जाएगा डीबी साइन थीटा। सिमिलरली जब आप स्मॉल लेंथ नीचे कंसिडर करते हो तो उसके वजह से डीबी का डायरेक्शन ये होगा, फिर से यहाँ पे एंगल थीटा बनेगा, ये हो जाएगा डीबी कॉस थीटा और इधर साइड होगा डीबी साइन थीटा। तो आप देखो कॉस वाले कंपोनेंट्स कैंसिल हो रहे हैं और साइन वाले कंपोनेंट्स ऐड हो रहे हैं। तो हम लोग नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या करेंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन थीटा। अब आप डीबी की वैल्यू जो है अगर आप देख सकते हो, इट इज म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, वो मैं यहाँ पे डीबी की जगह पे रख देता हूँ। तो दिस इज म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ठीक है। ये एंगल था हमारा थीटा, ठीक है। अब इंटीग्रेशन ऑफ डीएल करेंगे तो सर्कमफ्रेंस मिलेगा टोटल 2 पाई आर, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई 2 पाई आर। साइन थीटा की वैल्यू इस ट्राइंगल से साइन थीटा इज ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा आर अपॉन स्मॉल आर। साइन थीटा हो गया आर अपॉन स्मॉल आर और नीचे 4 पाई आर स्क्वायर को ऐसे लिख दो, तो ये हो जाएगा दिस इज म्यू नॉट आई 2 पाई और 4 पाई कटेगा नीचे 2 और आर इंटू आर इज आर स्क्वायर और नीचे हो जाएगा स्मॉल आर का क्यूब। अब स्मॉल आर को अगर आप लिखोगे तो स्मॉल आर होता है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो स्मॉल आर की वैल्यू ये है, यहाँ पे रख दो, तो फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, क्योंकि रूट है, रूट मतलब पावर 1/2, 1/2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2। तो दिस इज द फाइनल आंसर। और ध्यान रखना मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो इधर साइड है, नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। तो मैंने बहुत शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से बताया है, आप लोग थोड़े स्टेटमेंट्स वगैरह लिखना तब जाके 3 मार्क्स मिलेंगे, और डायग्राम को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करना। नेक्स्ट इज एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ बहुत इजी है बच्चों, आपको पहले तो याद रखना है उसका ये फॉर्मूला, ठीक है। और ये फॉर्मूला के बेसिस पे आप जो है
स्टेटमेंट याद रख सकते हो। देखो सबसे पहले लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज लूप इज म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट एनक्लोज्ड। यहाँ पे सिग्मा इंटू आई लिखना चाहिए, ठीक है। म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट विच इज एनक्लोज्ड इन द लूप, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हो गया, और स्टेटमेंट के बाद तुम ये फॉर्मूला याद रख लो, ठीक है। अब ये जो लूप है इसमें मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और डीएल इस डायरेक्शन में है, तो एंगल इज थीटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, या फिर बी डी एल कॉस थीटा भी लिख सकते हो। दिस इज म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट, और यहाँ पे जो इस लूप के अंदर टोटल करंट है दैट इज दिस दिस एंड दिस। मतलब 1 2 3 है तो I1 I2 I3 अगर नाम देता हूँ तो मैं इन तीनों का वेक्टर एल्जेब्रिक एडिशन करूँगा। ये लूप के बाहर है तो इसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये डॉट है और ये डॉट है, ये क्रॉस है। तो 1 और 3 तो मैं I1 और I3 को ऐड करूँगा और I2 को माइनस करूँगा। एल्जेब्रिक सब हमें यहाँ पे करना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ के बेसिस पे इक्वेशन, ठीक है। और एम्पियर सर्किटल लॉ का स्टेटमेंट जो है मैंने यहाँ पे आप लोगों को बोला है, तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। उसके बाद है एप्लीकेशन। तो यहाँ पे एक इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है जो कि ऊपर की तरफ करंट आई कैरी कर रहा है। हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द वायर। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक स्मॉल लेंथ कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो स्मॉल लेंथ है उसका डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, क्योंकि करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी गोल गोल घूम रही है, तो उसका डायरेक्शन दोनों का टेंजेंशियल हो गया, तो थीटा कितना हो गया 0। तो यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ इंटीग्रेशन ऑफ पी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट एनक्लोज्ड। तो ये हो जाएगा बी डी एल कॉस 0 दैट इज म्यू नॉट टाइम्स। अब इस लूप के अंदर जो टोटल करंट है वो कितना है आई, तो यहाँ पे आई लिख दिया। तो ये हो जाएगा बी इंटीग्रेशन डी एल कॉस 0 1 होता है, तो ये हो गया म्यू नॉट टाइम्स आई। और रेडियस जो है वो हमारा यहाँ पे स्मॉल आ रहा है, तो दिस इज 2 पाई, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की हमें वैल्यू मिल जाती है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, और इनका रिलेशन जो है उसके बेसिस पे ग्राफ ऐसा बनेगा, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। तो ये हो गई पहली एप्लीकेशन। अब दूसरा एप्लीकेशन एम्पियर सर्किटल लॉ का सोलेनॉइड भी होता है। सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड हम लोग फाइंड करते हैं यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ ओनली। तो ये सोलेनॉइड है, ठीक है, स्प्रिंग के फॉर्म में। तो मान लो करंट इसमें फ्लो हो रहा है। अब करंट जो है अगर वो ऐसे ऐसे घूम रहा है तो तुम्हारे फिंगर्स जो है वो ऐसे घूमनी चाहिए, और थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर वायर स्ट्रेट है तुम्हारा तो अंगूठा जो है वो करंट का डायरेक्शन है, और फिंगर्स कर्ल्ड फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताती है, ठीक है। इसका उल्टा है, अगर कर्व्ड वायर हो तो फिंगर्स जो है वो कर्ल्ड फिंगर्स करंट के डायरेक्शन में होगी, और अंगूठा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। तो यहाँ पे बाहर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत वीक होती है, और इसलिए हम लोग उसको क्या ले लेते हैं 0। अंदर की तरफ आप मैग्नेटिक फील्ड देख सकते हो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत पैरेलल है, यूनिफॉर्म है। तो हम लोग इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म, यहाँ पे इट इज़ वीक एंड नॉन यूनिफॉर्म, और इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं जिसका आंसर आता है म्यू नॉट एन आई, वेयर दिस इज परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, आई करंट है। तो ये वैल्यू जो हम लोग डिराइव करेंगे यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। तो अभी के लिए आप लोगों को यहाँ पे खाली इतना याद रखना है कि अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, बाहर कैसी होती है, ठीक है। चलो अब ये है डेरिवेशन के लिए हमने इस प्रकार का डायग्राम बनाया, ठीक है। यहाँ पे जो है क्रॉस और क्रॉस दिख रहा है आप लोगों को दोनों तरफ, पर एक जगह क्रॉस होगा दूसरी जगह डॉट होगा, ठीक है। अच्छा, अब क्रॉस का मतलब है कि करंट अंदर जा रहा है, और डॉट का मतलब है कि करंट बाहर आ रहा है, ठीक है। तो करंट अगर ऐसे घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी इनसाइड, ठीक है। मतलब यहाँ पे ऊपर सब जगह डॉट होना चाहिए, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक लूप कंसिडर किया है,
ठीक है, एम्पियर सेकेंड लॉ के एप्लीकेशन के लिए हमें लूप तो कंसिडर करना ही पड़ेगा। अब मान लो लेट स्मॉल एन बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब यूनिट लेंथ में टर्न्स कितना है, n, ठीक है। तो ये हमें काम आएगा कि इतनी लेंथ में हमें टर्न्स कितने हैं वो फाइंड करने में। सपोज ये लेंथ को मैं h की जगह l ले लेता हूँ, ठीक है, h थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है तो मैंने लेंथ को l ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे अगर इस लूप में एम्पियर सर्किट लॉ यूज़ करना है तो एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट डी एल पूरे लूप में इट इज़ म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट विच इज़ एनक्लोज्ड इन द लूप। तो ये जो पूरा लूप है इसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड करूँगा, ठीक है, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा दिस इज इंटीग्रेशन b डॉट डी एल ए बी प्लस इंटीग्रेशन b डॉट डी एल बी सी सी डी और डी ए, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट एनक्लोज्ड, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, यहाँ पे अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब ए बी पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड है खाली, बाहर सी डी वाले पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो सी डी वाले पोर्शन में यहाँ पे 0 लिख दिया, ठीक है। बी सी और डी है, ये बी सी है और ये डी है, दोनों में ही देखना आधे में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है और आधे में जो लेंथ है उससे मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री कॉस 90 0 होता, तो ये टर्म भी क्या हो गया 0 और ये टर्म भी क्या हो जाएगा 0, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट में हम लोग कॉस लगाते हैं, बी डॉट डी एल इज बी डी एल कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 0। खाली बचता है ये बी डॉट डी एल ए बी वाले पोर्शन, ठीक है। सामने है म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट, तो ये हो जाएगा दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट। मैंने सेम चीज़ को भी वापस लिखा है। अब क्योंकि यहाँ पे बी और डी एल के बीच में एंगल 0 है, देखो अंदर आप अगर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में लेंथ है, तो 0 है तो ये हो जाएगा बी डी एल कॉस 0 और कॉस 0 होता है 1, तो ये हो जाएगा बी इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। और जब इंटीग्रेशन डी एल करेंगे मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, ये जो अगर आपको दिख रही है ढंग से, ये जो लेंथ है दिस लेंथ इज नथिंग बट एल, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एल हो जाएगा एल, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बी इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, मतलब ये सेम चीज़ को अभी मैं वापस लिख रहा हूँ, दैट इज म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट, तो ये हो जाएगा बी एल इज म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट। अगर आपको इतना समझ में आता है तो बस अब आपको यहाँ पे टोटल करंट फाइंड करना, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो स्टार्टिंग में हमने क्या लिखा था कि यूनिट लेंथ में कितना है n टर्न्स। अब टोटल करंट हमें फाइंड करना है, इसका मतलब हमें इस लूप के अंदर करंट कितना एनक्लोज्ड है, मतलब ये जितने भी करंट है, यहाँ से करंट आई जा रहा है, यहाँ से भी आई जा रहा है, यहाँ से भी आई जा रहा है। अगर 3 टर्न्स होते तो मैं बोलता करंट है 3i, अगर 4 टर्न्स है तो मैं बोलता करंट इज 4i। पर यहाँ पे यूनिट लेंथ में n टर्न्स है, तो यहाँ से यहाँ तक l लेंथ में टर्न्स कितने होंगे, तो टर्न्स हमें मिल जाते हैं NL। एक टर्न में से I करंट जा रहा है तो NL टर्न में से कितना, तो एक में से करंट जा रहा है I, तो NL टर्न्स में से कितना करंट, तो करंट हो जाता है NLI, ठीक है। L से L कैंसिल हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी म्यू नॉट N। तो ये हो गए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, और ये यूनिफॉर्म होती है, स्ट्रांग होती है। एजेस पे मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाती है, मतलब म्यू नॉट NI/2 हो जाएगी, आउटसाइड इट इज 0, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। अब यहाँ पे 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं और इनमें हमें फाइंड करना है कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स कितना लग रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आ रही है, तो एक दूसरे की वजह से, दोनों करंट कैरी कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड तो होगी। तो देखो ये करंट ऊपर की तरफ है, तो इस साइड वायर है तो फिंगर्स इस साइड होनी चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रही है, बाहर, तो यहाँ पे लिख दिया डॉट। यहाँ पे भी करंट ऊपर की तरफ है, वायर इस तरफ है तो फिंगर्स होनी चाहिए इस साइड, तो अंदर जा रही है फिंगर्स, तो यहाँ पे होगा क्रॉस, ठीक है।
तो पहले तो ये आपको डॉट और क्रॉस पता होना चाहिए। अब जब भी कोई करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उस पर फोर्स लगता है L इंटू आई क्रॉस बी। तो मतलब आई क्रॉस बी करना पड़ेगा फोर्स का डायरेक्शन के लिए। आई कहाँ जा रहा है? ऊपर। बी कहाँ पर है? अंदर। तो आई क्रॉस बी, फोर्स कहाँ लगा? इस साइड। इधर अगर हम लोग आई क्रॉस बी करेंगे, आई ऊपर, बी मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, तो फोर्स कहाँ लगा? इधर। तो डायरेक्शन इधर, इस पर डायरेक्शन इधर। ठीक है, तो फोर्सेस के डायरेक्शन तो देख लिए। तो यहाँ पे जब भी दोनों वायर सेम डायरेक्शन में करंट कैरी करते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और ये फोर्स कितना वो हम लोग फाइंड कर रहे हैं। तो सपोज मैं ये वाला फोर्स फाइंड कर रहा हूँ, तो फोर्स इज BIL साइन थीटा, जो कि इस वायर पे लगेगा। B इज B2। ठीक है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एक्चुअली B1 होनी चाहिए। ठीक है, और करंट जो है यहाँ से I2 फ्लो हो रहा है और इसकी लेंथ जो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, सपोज L लेंथ कंसिडर कर रहे हैं, और वैसे ये वायर जो है इनफाइनाइटली लॉन्ग है। और थीटा जो है वो एंगल बिटवीन करंट और मैग्नेटिक फील्ड होता है। करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो थीटा इज 90 डिग्री। तो ये होगा B1 I2 L। ठीक है, और ये फोर्स है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 मैग्नीट्यूड में। ठीक है, तो B1 की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R। अभी हमने एम्पियर सेकेंडल लॉ की मदद से मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग वायर, और डिस्टेंस कितना है? R डिस्टेंस पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है तो फॉर्मूला इतना होगा, I2 को ऐसे कैसे रख दो, L को ऐसे रख दो। तो इतना फोर्स जो है वो L लेंथ के पोर्शन पे लग रहा है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R। ठीक है, इस वायर के ऊपर भी आप फोर्स लगाओगे, आंसर सेम होगा, बस यहाँ पे हो जाएगा B2 I1 L साइन 90। B2 की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई R। आंसर आपको सेम ही आने वाला है। तो दोनों वायर्स पे सेम फोर्स लग रहा है और अट्रैक्टिव इन नेचर होगा अगर करंट सेम डायरेक्शन में है तो। ठीक है, अब इस टॉपिक के साथ साथ आपको 1 एम्पियर का डेफिनेशन भी पूछा जाता है। तो देखो, फोर्स पर यूनिट लेंथ है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R। तो करंट को 1 एम्पियर करना है तो I1 और I2 को हमने कर दिया है 1 एम्पियर डिफाइन करने के लिए। R को हमने ले लिया है 1 मीटर, मतलब दो वायर्स के बीच में डिस्टेंस इज 1 मीटर, और लेंथ भी हम लोग 1 मीटर कंसिडर कर रहे हैं, या लेंथ को 1 नहीं लेना है, 1 भी लेना है तो चलेगा। तो फोर्स कितना हो जाएगा? तो देखो ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो फोर्स हो गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू होती है, इट इज 2 इंटू 10 का पावर -7। तो इतना फोर्स होगा यूनिट लेंथ पे। ठीक है, 2 इंटू 10 पावर -7 न्यूटन फोर्स होगा पर मीटर लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है 1 एम्पियर का? तो 1 एम्पियर इज दैट इक्वल करंट विच इज फ्लोइंग इन द ट्रू वायर विच प्रोड्यूसेस दिस मच फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन द टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर लिखना, अगर ये वाला डेफिनेशन आप यूज कर रहे हो तो। ठीक है, तो 1 एम्पियर को डिफाइन करना इंपॉर्टेंट है बहुत, 3 मार्क में आता है, पहले डेरिवेशन और फिर ये डेफिनेशन। अच्छा, अब यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि करंट अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ये रिपेल कर रहा है। ठीक है, डायरेक्शन आप देख सकते हो, रिपेल कर रहा है। करंट अगर दोनों का सेम डायरेक्शन में है तो ये अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे एरो बताया हुआ है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड कैसी है वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है ये ऊपर, थोड़ी ऊपर है, तो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है इस डायरेक्शन में, वो भी आप चेक कर सकते हो। करंट ऐसे है, अगर दोनों वायर में करंट सामने की तरफ आ रहा है तो सेंटर वाला पॉइंट अगर ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूमेगी, तो टेंजेंशियल बनाओगे तो इस डायरेक्शन में, इसके वजह से टेंजेंशियल बनाओगे तो इस डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट जो है वो आपका ऐसे हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है। अगर मैं डॉट लेता हूँ, ये करंट I1 और ये करंट I2, तो ये डॉट है मतलब बाहर है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी ऐसे घूमेगी। ये डॉट है, करंट बाहर है, तो इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूमेगी। ठीक है, तो अगर हम कोई पॉइंट को यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे, तो देखो ऐसे घूम रही है, मतलब टेंजेंट बनाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, और इसमें ऐसे घूम रही है तो टेंजेंट बनाओगे तो ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड इज हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्टडी कर सकते हो
ये आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस बताए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज टॉर्क ऑन अ रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप, ठीक है। और यही जो है गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल भी है कि व्हेन अ रेक्टेंगुलर लूप इज केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क, ठीक है। और टॉर्क कितना होता है, तो बीना साइन थीटा, और ये हम लोग अभी डिराइव करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है आप सपोज मान लो इस डायरेक्शन में पैरेलल टू द बोर्ड, और ये जो कॉइल है वो आपको ऐसे रखी हुई है थोड़ी सी टेढ़ी, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे है, ठीक है। तो ये करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल है, करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, करंट इस डायरेक्शन में, फोर्स ऊपर लगा, उसी तरह इसमें फोर्स लगेगा नीचे। यहाँ पे करंट नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड मेरी तरफ है, तो फोर्स लगा बाहर, ठीक है। और इसमें करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड मेरी तरफ है, तो फोर्स लगा अंदर। तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन समझ में आ गए होंगे। अब ये जो दो फोर्सेस हैं ये इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो F2 और F1 एंड F2 आर इक्वल एंड ऑपोजिट, नेट फोर्स इज जीरो। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि ये सेम लाइन के अलोंग एक्ट कर रहे हैं, मतलब एक ही लाइन है, जैसे ये एक ही लाइन है, F1 ऊपर लग रहा है, F2 नीचे लग रहा है, तो एक ही लाइन पे होता है, तो नेट फोर्स जीरो होता है, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे ये बुक है, ये कॉइल है रेक्टेंगुलर कॉइल, तो इस पे फोर्स लग रहा है तो ऊपर, इस पे नीचे, तो ये बुक घूमेगी नहीं। इस साइड में फोर्स लग रहा है आगे और इस साइड में फोर्स लग रहा है पीछे, इनके वजह से घूमेगी। तो यहाँ पे ये F3 और F4 की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो F3 एंड F4 आर ऑल्सो इक्वल एंड ऑपोजिट, बट एज they act along different lines। डिफरेंस लाइन आप देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम में, ये F3 इस लाइन पे एक्ट कर रहा है ये, और F4 इस लाइन पे एक्ट कर रहा है, तो ये अलग अलग लाइन हुई दोनों, ठीक है। तो एक्ट along डिफरेंट लाइन, hence they constitute टॉर्क, मतलब वो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब ये टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है वो हम लोग पता करते हैं। इसके लिए F1 F2 को तो मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, F3 और F4 की वैल्यू फाइंड करना है। तो सपोज मान लो कि ये जो लेंथ है, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे तुम लोगों को थोड़ा इजीली दिखेगा। ये लेंथ है सपोज L, और ये जो ब्रेड्थ है वो है B, ठीक है, ये पूरी यहाँ तक, ठीक है। अब तो अगर हम F3 और F4 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा BIL साइन थीटा, थीटा इज 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा BIL। तो ये फोर्स है F3 और F4, इन्हीं फोर्स की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। तो टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स है BIL। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, ध्यान से सुनना, देखो ये लेंथ B है, ये PS लेंथ B है, तो ये PS दिख रहा है तुमको ऊपर से, दिस इज B। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है थीटा, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हुआ, इससे परपेंडिकुलर ही है, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल, तो ये एंगल भी थीटा हुआ, तो ये हो गया तुम्हारा 90 माइनस थीटा। खैर ये B है, ये एंगल थीटा, तो ये B cos थीटा, और ये होता है B sin थीटा। तो क्योंकि हमें दो फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए था, मतलब ये चाहिए B sin थीटा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज B sin थीटा। लेंथ इनटू ब्रेड्थ एरिया होता है, तो ये हो गया BIA sin थीटा। और अगर n टर्न्स है तो हम इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी बीना sin थीटा। अगर आपको पता है कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट NIA होता है लूप के लिए, तो ये हो जाता है MB sin थीटा। वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो M क्रॉस B, ठीक है। तो ये हो गया डेरिवेशन। नेक्स्ट है डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अगर कोई इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है तो उसका डायपोल मोमेंट क्या होगा। तो करंट कैरिंग लूप जो होता है उसका डायपोल मोमेंट होता है NIA। अगर कोई भी वायर करंट कैरी कर रहा है तो उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो होता है NIA
वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्न्स, I करंट है और A उसका जो है एरिया है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में है तो करंट उससे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। अभी करंट की वैल्यू कितनी है, तो करंट होता है Q/T, Q इज इलेक्ट्रॉन का चार्ज और टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया करंट की वैल्यू। अब मैग्नेटिक मोमेंट होता है NIA, ये हो जाता है n यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो 1 इंटू करंट की वैल्यू इज EV/2πr और एरिया इज πr²। सॉल्व करने पे हमें मिलेगा πr कट जाएगा, दिस इज EVR/2। ये मैग्नेटिक मोमेंट है मैग्नीट्यूड में, ठीक है, ओके। अब डायरेक्शन मैग्नेटिक मोमेंट का कैसा फाइंड करना है, तो करंट के डायरेक्शन में जो है आप राइट हैंड की फिंगर्स घुमाओ, तो करंट अगर ऐसे घूम रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट को बहुत सारी बुक्स में म्यू से भी डिनोट करता है, तो नीचे की तरफ है, ठीक है। और ये ऊपर की तरफ जो है वो L है, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम होता है लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो वो आपको R क्रॉस P से मिलेगा। तो R ऐसे जा रहा है, P ऐसे जा रहा है, R क्रॉस P, ठीक है। तो ये हो गया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये भी आप लोगों को 5 मार्क में पूछा जा सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे हमें ये पता है कि गैल्वेनोमीटर जो है वो उसका प्रिंसिपल बता दिया टॉर्क वाला जो था अभी, कि भाई व्हेन अ करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क, जिसकी वैल्यू है बीना साइन थीटा। उसी टॉर्क की वजह से ये पॉइंटर जो है वो डिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंटर है वो एक स्प्रिंग से अटैच्ड है, ठीक है। और स्प्रिंग क्या कर रही है, जैसे ये पॉइंटर घूमता है तो स्प्रिंग जो है वो एकदम वुंड हो जाती है, एकदम थोड़ी एकदम, जैसे मान लो स्प्रिंग अगर ऐसी है तो वो ऐसी टाइट हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से जैसे ही करंट अगर जीरो होगा तो ये वापस इस फॉर्म में आ जाती है, वापस खुलती है तो वापस पॉइंटर जो है जीरो पे आ जाता है, ठीक है। तो हमने जो पढ़ा दैट इज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वैल्यू है बीना साइन थीटा और मैक्सिमम वैल्यू इज बीना। फिर अगर मान लो कि ये यूनिट डिग्री टर्न कर रहा है तो यूनिट डिग्री में रीस्टोरिंग टॉर्क मान लो के है, तो थीटा डिग्री के लिए रीस्टोरिंग टॉर्क कितना, तो रीस्टोरिंग टॉर्क हो जाता है के थीटा। ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रीस्टोरिंग टॉर्क दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी पॉइंटर जो है वापस जीरो पे आएगा, ठीक है। तो फॉर इक्विलिब्रियम रीस्टोरिंग टॉर्क शुड बी इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो रीस्टोरिंग टॉर्क है के थीटा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है बीना, और यहाँ से हमें मिलता है थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है। जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज़्यादा पॉइंटर डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। अब ये तो ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ है कि इसके अगर मान लो अंदर की तरफ मैं बात करूँ, ये ऊपर से आपको डायग्राम बताया हुआ है, टॉप व्यू है, इसके अंदर क्या होता है एक सिलेंडर है जिसके ऊपर वो रेक्टेंगुलर कॉइल जो है वो लगाई हुई है, ठीक है, ऐसे, और नीचे वापस वो ऐसे जाएगी और पीछे साइड ऐसे, ठीक है। तो सिलेंडर के ऊपर रेक्टेंगुलर कॉइल लगाई हुई है। अब ये रेक्टेंगुलर कॉइल के इस साइड और इस साइड कॉन्केव शेप्ड के मैग्नेटिक पोल्स हैं, और कॉन्केव शेप्ड के मैग्नेटिक पोल्स क्यों होते हैं, टू प्रोवाइड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। कि देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है अलोंग द रेडियस, ठीक है, तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करने के लिए कॉन्केव शेप्ड के पोल्स यूज होते हैं, ठीक है। दूसरा, टॉर्क मैक्सिमम हो इसके लिए भी कॉन्केव शेप्ड के मैग्नेटिक पोल्स यूज होते हैं, क्योंकि क्या होता है, अब अगर हम इसको ऊपर से देखें तो हमें ये पोर्शन नज़र आता है, सपोज मान लो ऐसे, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है जो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ पे ऐसे इमेजिन करूँ कि ये सिलेंडर का टॉप व्यू है और ये ऐसे कॉइल्स है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो ऐसे जा रही है और यहाँ पे जो ऐसे जा रही है मैग्नेटिक फील्ड,
ये एरिया वेक्टर से परपेंडिकुलर, दिस इज एरिया वेक्टर, और ये मैग्नेटिक फील्ड और ये वाली मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एरिया वेक्टर से परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर होती है तभी टॉर्क क्या होता है, मैक्सिमम। बीना साइन थीटा में थीटा की वैल्यू 90 होती। तो ये दो रीजन है फॉर कॉन्केव शेड पोल्स, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, ये जो स्प्रिंग है ये फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर की होती है, ठीक है। और जैसा कि मैंने तुम्हें कहा कि एकदम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क इक्वल होना चाहिए, तो एक अच्छा मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं जिसका के का वैल्यू जो है वो कम होता है। के का वैल्यू कम होता है तब गैल्वेनोमीटर क्या होता है, सेंसिटिव, ठीक है। तो फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर जो होता है उसका के का वैल्यू कम होता है, इसलिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं करंट और वोल्टेज सेंसिटिविटी की। तो देखो अभी हमने देखा कि के थीटा इज बीना, तो थीटा अपॉन आई जो है हो जाता है बी एन ए अपॉन के। इसी को बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। मतलब यूनिट करंट अगर मैं फ्लो करवा रहा हूँ 2 गैल्वेनोमीटर में, तो कौन सा गैल्वेनोमीटर ज़्यादा डिफ्लेक्ट होता है, जो ज़्यादा होता है वो ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक है। और देख सकते हो आप करंट सेंसिटिविटी या सेंसिटिविटी बढ़ानी है तो के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम, और ये 3 वैल्यू होनी चाहिए ज़्यादा। फिर आता है वोल्टेज सेंसिटिविटी, दैट इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, और वो हो जाता है वोल्टेज को हम लोग लिख सकते हैं करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो ये हो जाएगा थीटा अपॉन आई की वैल्यू यहाँ से लिख दो, दिस इज बी एन ए अपॉन के आर। यहाँ पे ये जो आर है दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो ये हो गया करंट और वोल्टेज सेंसिटिविटी। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर और फिर वोल्टमीटर। तो एमीटर जो होता है उसका आइडियली रेजिस्टेंस होता है 0, और गैल्वेनोमीटर जो होता है उसका रेजिस्टेंस होता है 100 ओम, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। 100 को अगर हमें 0 तक ले जाना है तो पैरेलल में हम लोग को लो वैल्यू रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शंट, ठीक है। अगर मैं 100 के पैरेलल में 1 लगा देता हूँ तो जो आंसर होगा वो लेस देन 1 होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो 100 इंटू 1 अपॉन 100 प्लस 1, तो ये आंसर है आपका 0.99, ठीक है। तो इसलिए हमें 0 तक ले जाना है तो हमें बहुत लो वैल्यू रेजिस्टेंस जो है गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगानी पड़ती है, और उसको हम लोग शंट कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से करंट आ रहा है आई, तो ये तुम्हारा जो है इतना पोर्शन इज एमीटर, एमीटर की रेटिंग इज आई, ठीक है। करंट आई आ रहा है, 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, यहाँ से आई जी और यहाँ से आई माइनस आई जी। तो वो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, तो वोल्टेज अक्रॉस द शंट एंड गैल्वेनोमीटर शुड बी इक्वल। वोल्टेज इसके अक्रॉस होगा करंट इनटू रेजिस्टेंस, और इसके अक्रॉस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस हो जाएगा करंट इनटू उसका रेजिस्टेंस। तो यहाँ से शंट की वैल्यू मिल जाती है आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। आपको ये पता होना चाहिए कि आई जी इज द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। मतलब 0 से लेकर 30 तक पूरी स्केल में डिफ्लेक्शन होगा, ऐसा कौन सा करंट है जो उसको पूरा डिफ्लेक्ट करेगा, दैट इज आई जी। इसको फुल लोड करंट भी कहते हैं। जी इज गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, ठीक है। आई इज द एमीटर रेटिंग। 0 से लेके आई एम्पियर वाला अगर हमें एमीटर बनाना, 0 से 3 बनाना तो 3 यहाँ लिखने का, 0 से 10 एम्पियर बनाना तो 10 यहाँ लिखने का, और एस इज द शंट रेजिस्टेंस। अगर आपको गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो इसका रेजिस्टेंस आइडियली कितना होता है, इनफाइनाइट। और अगर हमारे गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 100 और मुझे इस पूरे को इनफाइनाइट बनाना है तो मैं सीरीज़ में लगाऊंगा वेरी हाई रेजिस्टेंस। तो मैं यहाँ पे सीरीज़ में हाई रेजिस्टेंस लगाता हूँ, और अब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज़ करंट इनटू रेजिस्टेंस। बच्चों यहाँ पे आई जी से ज़्यादा करंट फ्लो ही नहीं हो सकता, बिकॉज आई जी इज़ द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। मैक्सिमम करंट जो गैल्वेनोमीटर से जा सकता है, उससे ज़्यादा जाएगा तो वो डैमेज हो जाएगा। तो ये जी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है और ये सीरीज रेजिस्टेंस। तो यहाँ से हमें मिलेगा रेजिस्टेंस इज वी अपॉन आई जी माइनस जी। इसको कैलकुलेट करके यहाँ पे वी इज़ द वोल्टमीटर रेटिंग। अगर वोल्टमीटर मुझे बनाना है 0 से 5 वोल्ट का, तो यहाँ पे 5 लिखूंगा। 5 अपॉन आई जी पता है तो मैं जी पता है, सॉल्व कर लो, आर की वैल्यू मिल जाएगी, उतना सीरीज में लगा दो, तुम्हारा काम हो गया, ठीक है। तो
तो बच्चों यहाँ पे हमारा चैप्टर 4 जो है वो कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें और स्टूडेंट्स तक, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वन शॉट वीडियोस के लिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।